गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, आप चाहे 11th में या चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप बायोलॉजी से इंटर कर रहे हैं, अगर आपको फिजियोलॉजी का ज्ञान नहीं है, अगर आप अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानते हैं, तो शायद आपने बायोलॉजी कुछ पढ़ी ही नहीं। तो बच्चों, आपके लिए और आपके जीवन में आपकी बायोलॉजी का और आपकी फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके बारे में आप जान करके अपने अंगों को, हमारे ऑर्गन कहाँ पर है, कौन से हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो बच्चों, हमको अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, इसीलिए आज हम आपको बताने चल रहे हैं हमारे फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चों, अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारे क्या बायोलॉजी के चैप्टर है फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली आते रहते हैं। 2 क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन बढ़ भी जाते हैं, 3-4 भी हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार अगर हमारे 7 चैप्टर है तो 7 दूनी 14, कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन बनेंगे? 14। अगर 7 चैप्टर में 14 क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन में बात करने बढ़ जाए तो वहां पर कुल मिलाकर के आपके 56 से 60 नंबर आपके फिजियोलॉजी से बनते हैं। तो बच्चों, अगर क्या 56 से 60 नंबर अगर फिजियोलॉजी से बनते हैं, अगर आपको इतने नंबर मिल रहे हैं नीट में, तो शायद क्या नीट में एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो बच्चों, अगर नीट में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखता है तो 56 से 60 नंबर तो बहुत 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 बड़ी बात है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन बच्चों, आपको एकदम बेसिक से हम बताना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर पहले चैप्टर का नाम डाल देते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हमारी जो क्या बॉडी होती है। तो बच्चे, जो हमारी बॉडी होती है, ये अगर हमारा हेड है, इसके बाद क्या, तो बच्चों हम बात करते हैं तो जो हमारा पूरा बॉडी है एक प्रकार से क्या है, वो हॉलो ऑर्गन है। अर्थात बच्चों, जो ये हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी बॉडी में कैविटी होती है, तो बच्चों एक प्रकार से जो ये हमारा बॉडी है, ये अंदर से अगर हम इसको पहले क्या, जो जितने भी ऑर्गन हमारे अंदर भरे हैं, अगर हम उसको एक बार क्या यहाँ से रिमूव कर दें, तब अगर देखा जाए तो यहाँ से बच्चों हम बात करें हमारे बॉडी के अंदर से देखा जाए तो एकदम क्या यहाँ से हॉलो दिखती है। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर पूरा चीज का यहाँ पर खाली खाली है, तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सीरोम। अगर आपको मैं बता दूं तो बच्चों, जब क्या आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो जो आप कार्डेटा, हम लोग तो कार्डेटा संघ में आते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे तो इनके अंदर क्या बोलेंगे बच्चों, सीलोमिक कैविटी। और ये सीलोमिक कैविटी होती है बच्चों, ये क्या होती है, डिवाइडेड होती है। आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी सीलोमिक कैविटी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो जब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे क्या जो लंबर, अगर हम बच्चों लंबर बोन तक बात करें और यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो कैविटी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और तीनों पार्ट की मैं चर्चा करूँ तो बच्चों, ये जो सीलोमिक कैविटी होती है तो ये पहले यहाँ से डिवाइडेड होती है बच्चों। ये आपके बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों डायफ्राम। इसको हम बोलते हैं क्या, डायफ्राम। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये आपका डायफ्राम होता है। तो बच्चों, ये जो डायफ्राम के ऊपर के एरिया होता है, हम इस डायफ्राम के ऊपर के एरिया को हम इसको बोलते हैं बच्चों थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी बच्चों, जहां पर हमारा थोरैक्स प्रेजेंट होता है, तो अर्थात हम बात करते हैं बच्चों ये जो एरिया होता है, यहाँ पर जो हमारी ये साइड वाली बोन है रिब केज है, इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये हमारा बच्चों थोरैसिक कैविटी कहलाता है। तो बच्चों, ये थोरैक्स जो है, थोरैसिक कैविटी जो है, यहाँ पर हमारे क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट लंग्स, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। वैसे बच्चों, यहीं पर लंग्स के जस्ट आप लोग पता है बच्चों, लेफ्ट साइड में ही क्या हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, यहीं पर क्या होता है, हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब देखा जाए तो ये जो डायफ्राम है बच्चों, यही डायफ्राम मूव करता है तो हम क्या रिस्पिरेशन में हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो बच्चों, अब इस डायफ्राम के नीचे का जो एरिया होता है ये कहलाता है हमारा
एब्डोमिनल कैविटी। अब इसको बोलते हैं बच्चों एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। तो बच्चों ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसको उदर गुहा कहते हैं। तो बच्चों इसको हम एब्डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है हमारा एब्डोमेन कहलाता है। लेकिन बच्चों जैसे ही क्या हम इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, इससे थोड़ा सा जब नीचे आते हैं तो बच्चों यहीं पर क्या आपकी लंबर बोन होती है, और इसके बाद इस एरिया में क्या होता है बच्चों हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, अर्थात बच्चों यहाँ पर क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं बच्चों पेल्विक कैविटी। क्या बोला जाता है इसको? पेल्विक कैविटी बोला जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा जितने भी ऑर्गन है, आपके यहाँ से इतने ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन है यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसमें अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपका ये थोरैक्स होगा। आप इस कैविटी को अंदर क्या है, हॉलो कैविटी है। उसके बाद बच्चों हम इसको क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इतना क्या होता है हमारा थोरैक्स। थोरैक्स हम देखते हैं बच्चों हमारे थोरैक्सिक कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट और क्या आपका लंग्स। उसके नीचे होता है बच्चों हमारा क्या एब्डोमिनल कैविटी। उसके नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है जहां पर हमारे अदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक और स्प्लीन एंड क्या गॉल ब्लैडर, किडनी, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है जहां पर हम बात करते हैं बच्चों ये क्या होता है हमारा पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो नहीं यार तो बच्चों अगर हम इतनी बात कर लिए हैं तो अब हम थोड़ा सा आपको बात करते हैं बच्चों ये सारी चीजें क्या हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारा लंग्स है ये हमारा बनाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, और यहाँ पर हमारा हार्ट है, हार्ट बनाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर हमारे क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो ये बनाते हैं हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम। यहीं पर क्या होती है हमारे किडनी, ये बनाते हैं हमारा क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों ये सारे सिस्टम प्रेजेंट क्यों हैं, इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में, ऑर्गन है, इन क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में। अब इनकी पूरी फिजियोलॉजी को आप स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। यहाँ पर मैं सारी चीज आपको बताने लगूंगा, और यहीं पर क्या होता है बच्चे आपका माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है, सारी चीज को रेगुलेट करने वाला होता है क्या आपका माइंड। तो बच्चे यहाँ पर सारी चीज को रेगुलेट करने वाला आपका माइंड बैठा है। अब बच्चों हम थोड़ा सा आप बात करते हैं अपने क्या पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बच्चे एक प्रकार से अगर देखा जाए कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो बच्चों हम बात करते हैं अब आज क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों हमको ये पता होना चाहिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ए ऑर्गन जो ऑर्गन का सिस्टम है ये कैसे बना है। तो बच्चों पहली बात तो हम आपको बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे टिश्यू होते हैं वो टिश्यू कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसी से हमारे मिलकर क्या बनता है बॉडी। तो बच्चे जो अगर हमारे जो सेल होती हैं, तो जो हमारी बॉडी के जो बेसिक यूनिट है, हमारी बॉडी अगर बनी है किसी चीज से तो वो बनी है बच्चों सेल से। आप एकदम ध्यान से देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो बच्चों हमारी बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, और जो क्या है सेल है, ठीक है बच्चों। तो हम थोड़ा तो बच्चों जो हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट है वो क्या होती है बच्चों सेल। अब बच्चों हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट इसको सेल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों आपको एक पॉइंट मिलता है बच्चों, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस को बताती हैं। हमारी बॉडी अगर क्या लिविंग है, हम लिविंग है तो क्यों है, नॉन लिविंग है तो क्यों है। तो वहां पर बच्चों कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात की है। तो जो हमारे क्या मेटाबॉलिज्म है वो हमारी बॉडी क्या होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कह सकते हैं अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों कि लिविंग है, अगर नहीं चल रहा है तो वो क्या होता है नॉन लिविंग। अर्थात बच्चों कुछ अदर सेकेंड भी दिए हैं जैसे क्या संवेदनशीलता है। तो ये सारी चीजें बच्चे जो होते हैं कुछ ऐसे हमारी बॉडी में रिएक्शन चल रहे हैं जो क्या कहती है हमारी हमको बताती है कि हम लिविंग है या नहीं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जो चलती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो जो अगर देखा जाए तो बच्चे जो अभी आपको बताया गया कि अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो हम लोग क्या जीवित है, अगर नहीं चल रहा है तो नहीं। तो बच्चों अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को देखा जाए तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये चलती है बच्चों हमेशा प्रोटोप्लाज्म में, और प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है साइटोप्लाज्म, या कहाँ पर होता है बच्चों हमारे सेल में। अगर बच्चों मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो हमारे सेल में है, अगर हम जीवित हैं किस कारण हमारी सेल है तब, अगर हमारी सेल ना होती तो क्या हम जीवित ना होते, क्योंकि सेल में ही ये सारी रिएक्शन चलती रहती हैं, ठीक है बच्चों। यही सेल क्या होती है बच्चे, अब यही सेल का ग्रुप बनेगा बच्चे, मान चलो एक कोशिका है, फिर उसके बाद यही कोशिकाएं बहुत ग्रुप बनाएंगे बच्चे। जब ग्रुप बना करके बनाएंगे तो उसको हम बोल देंगे क्या बच्चों टिश्यू, क्या बोल देंगे
कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कह देंगे, टिश्यू। बच्चे एक चीज और ध्यान देना, कोशिकाओं का ग्रुप होना जरूरी नहीं होता है। अगर कोशिकाओं का ग्रुप है, कई सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन सभी कोशिकाएं मिल करके किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को वर्क कर रही हैं, तब बच्चे हम उसको क्या कहेंगे, टिश्यू। अन्यथा बच्चे जैसे अगर कोशिकाओं का बहुत बड़ा ग्रुप हो गया लेकिन सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य कर रही हैं, तो हम उसको ग्रुप नहीं कह सकते, हम उसको ऊतक नहीं कह सकते। लेकिन बच्चों अगर कोशिकाओं का समूह और सभी कोशिकाएं किसी एक कार्य को कर रही हैं, तब हम उसको ऊतक कह सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों ऊतक के समूह से बनता है हमारा क्या, ऑर्गन। और क्या बच्चे, ऑर्गन के समूह से हमारा बनता है क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और बच्चे यही ऑर्गन सिस्टम से पूरा हमारी कंप्लीट बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, हमारी बॉडी। और अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रकार से वो पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र तो बच्चे यहाँ पर क्या सिस्टम में आ रहा है, सिस्टम क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होना चाहिए, ऑर्गन्स के ग्रुप होने चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ऑर्गन्स के ग्रुप। आज हम तुरंत आपको बात करते हैं बच्चों, ये हमारा क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की है। तो बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता है हमारा क्या, माउथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा क्या होता है, माउथ। अब माउथ द्वारा हम फूड को इनटेक करते हैं। माउथ के बाद बच्चों ये क्या होता है, हमारा ओरल कैविटी। अब देखिए ये हमारा माउथ, फिर उसके बाद ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बच्चों ये तो हमारे लिप्स से जो ढकी हुई संरचना है बच्चों। अगर क्या माउथ पूछा जाए तो भाई माउथ बहुत बड़ी चीज नहीं। माउथ क्या होता है, ये जो हमारे लिप्स हैं, अगर लिप्स को जैसे खोलते हैं, जो एक स्लिट खुलती है, जो दिखता है, जो एक पोर, एक प्रकार से इसी को हम बच्चों माउथ बोलते हैं। तो बच्चे ये माउथ है, माउथ के अंदर जैसे हम जो हमारे टीथ है, टीथ के अंदर जैसे जाते हैं तो अंदर का एक खोखला एरिया दिखता है। वो खोखला एरिया ही बच्चों आपको क्या होता है, ओरल कैविटी। उसी को बच्चों हम ओरल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, या उसी को हम माउथ कैविटी कहते हैं। तो बच्चे ये हो गया हमारा माउथ। और जैसे ही लिप्स खुले अंदर का एरिया जो हो गया बच्चे, ये हो जाता है हमारा क्या, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बच्चे ये होता है हमारा क्या, फेरिंग्स। अब बच्चों फेरिंग्स क्या होता है, आप देखिए बच्चे यहाँ से क्या हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऐसे आते हैं। तो बच्चे ये ऐसा स्थान है जहां पर क्या हमारा श्वसन मार्ग और क्या जो हमारा आहार नाल है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। जो हमारा फूड पाथ है, इधर से हमारा फूड जा रहा है फूड पाथ, और इधर से हमारी एयर आ रही है एयर पाथ, दोनों यहाँ पर मिक्स कर जाते हैं। तो जहां पर बच्चे दोनों मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चे, हमारे फेरिंग्स। आप इसको यहां से समझिए बच्चे, ये आपका क्या है, ये समझ लीजिए माउथ है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं बच्चों, ये आपका माउथ है। ठीक है, अब बच्चे ये माउथ है, माउथ वाली जो नली जाती है बच्चों वो पीछे होकर चली जाती है। लेकिन बच्चे इधर से क्या है, आपका नोज है। ठीक है, अब ये नोज है बच्चों, ये नोज कैसे जाती है, ये ऐसे आती है और ये बच्चे सांस नाल बनकर ये आगे चली जाती है। अब बताइए बच्चे, ये आपका फूड पाइप है, ये फूड पाइप यहाँ पर आया, और एक आपका एयर पाइप है, दोनों पाइप यहाँ पर मिल गई, और ये जो एरिया बना बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिंग्स। आगे बच्चे मैं सारी चीज को बात करूंगा, मैं सारी चीज को डिफाइन करूंगा। बस यहाँ पर आप एक प्रकार से देखते जाइए हमारा बॉडी में ऑर्गन सिस्टम कैसे है और ये कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका ये ईसोफेगस। बच्चे जो इतनी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देते हैं ईसोफेगस। अब बच्चे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो आगे हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बच्चों अगर मैं बात करूं, आपको इसको देखने के लिए आपको ऐसे खड़े हो जाना चाहिए। ऐसे खड़े होकर के आप देखेंगे तो बच्चों ये क्या होता है, आपका हेड है। ठीक है, आपका हेड है, मैं इसको उल्टा खड़ा हूं तो बच्चे ये आपका हेड है। अंदर देखो बच्चे, जैसे इसका आगे क्या है, श्वास नाल, तो हमारे भी आगे क्या होगी, श्वास नाल, और श्वास नाल के जस्ट पीछे क्या होगी, हमारी आहार नाल, जिसको हम बच्चों ईसोफेगस कह रहे हैं। अब ईसोफेगस यहाँ से देखिए, ये हमारा मानचो में इसको मानते हैं हमारा डायफ्राम है। तो ईसोफेगस बच्चे हमारे डायफ्राम को क्रॉस करके और कहाँ इंटर कर जाते हैं बच्चों, ये हमारे स्टमक में। अब बच्चे ये हमारा स्टमक है। अब इसको हम देखते हैं बच्चों, तो सिंपल सा बच्चे, अगर आपको पूरे ऑर्गन को, आपके अपने ऑर्गन को समझना है तो आपको बस इसी की तरह ऐसे साइड में खड़े हो जाने चाहिए। अब बच्चे इस फिगर को बना करके अपने साइड में खड़े हो जाइए, तो आप देखिए ये हमारा क्या होता है बच्चे, स्टमक। स्टमक हमारा किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। हमारे हैंड के अगर लेफ्ट साइड में तो स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में होता है। अगर लीवर की बात करते हैं तो बच्चों मिड लाइन से देखो, ये अगर क्या मिड लाइन हम देखते हैं बच्चों, अगर मिड लाइन से देखते हैं तो ये जो हमारा लीवर है, लीवर क्या होता है हमारा राइट साइड। तो बच्चों हमारे स्टमक लेफ्ट साइड और क्या राइट साइड में क्या है हमारा लीवर। तो बच्चों अगर हम इसकी पोजीशन देखें अपर, बच्चों ये क्या होता है, अभी बताया था बॉडी कैविटी होती है। अब बॉडी कैविटी में अपर साइड में
जस्ट बिलो द डायफ्राम, ए डायफ्राम में बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे दोनों प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हमारा ये हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों इसी साइड में हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर। देखिए ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर। अगर बच्चे स्प्लीन की बात करें तो यहीं पर क्या होता है आपका स्प्लीन, ठीक है। स्टमक से जस्ट पीछे क्या होता है, चिपका रहता है, यहाँ पर क्या होता है, स्प्लीन यहाँ पर रहता है बच्चों। तो हम बात करते हैं, तो हमारा स्प्लीन स्टमक किस साइड में होता है बच्चों, हमारा स्प्लीन स्टमक लेफ्ट, ठीक है। और लीवर और क्या, गॉल ब्लैडर, लीवर गॉल ब्लैडर किस साइड में, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज बच्चे। फिर उसके बाद यहाँ से देखो हमारा ए स्टमक जो है ये किसमें डिवाइड हो जाता है बच्चों, ये देखते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर इंटर कर जाता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में देखो ऐसे ऐसे फूड यहाँ पर पहुंच जाता है। तो बच्चों हम भोजन यहाँ से लेते हैं, हमारे माउथ में दांत है और क्या बच्चों हमारे टंग है, तो वहाँ पर बढ़िया से क्या बच्चों दांत से हमारे भोजन को चबाया जाता है, चबा करके लुगदी बना करके बच्चों आगे भेजते हैं। अब यहाँ से बच्चे इंटर कर जाता है कहाँ पर, हमारे स्टमक में। बच्चे एक चीज बता दें, यहाँ पर वाल होते हैं, जहाँ पर जितने वाल होते हैं मैं सारी चीज को डिफाइन करता जाऊँगा, जैसे जैसे अलग अलग आर्गन को मैं बताऊंगा। भोजन यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से पाचन होने के बाद बच्चों इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है फूड। उसके बाद वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद बच्चों अब ये क्या हमारे बड़ी आंत के सीकम एरिया में पहुंचा दिया जाता है। फिर वहां से बच्चों अब इसको देखिए यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बच्चों ये क्या होता है हमारा रेक्टम। अब जब फूड आता है तो बच्चों क्या, जो हमारा इनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपचित भोजन पदार्थ है, वो जो बेकार है वो जा करके बच्चों वो स्टोर हो जाता है हमारे क्या, रेक्टम में। अब रेक्टम के बाद बच्चों जब वहाँ पर स्टोर हो जाता है तो फिर क्या उसमें जो उसके मसल्स होते हैं बच्चों उसमें स्ट्रेच होता है, जब फिर कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो स्ट्रेच होता है, तो बच्चों हमारे माइंड में रेगुलेशन जाता है कि हाँ भाई क्या फील्ड हो चुका है स्टमक, तो अब इसको क्या रिलीज करना है, जो हमारा रेक्टम में जो मल है उसको एक्सक्रीट करना है, तो बच्चों एनएस के द्वारा उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक क्या होता है हमारा एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम बन गया बच्चों। हम देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, माउथ आता है, ओरल कैविटी आती है, फायरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चों हमारे जो क्या है एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बच्चों, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहेंगे या एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से को हम बात करते हैं बच्चों। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन है और सारे ऑर्गन को मैंने अभी आपसे चर्चा की, ठीक है बच्चों। अब एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी बनी होती है बच्चे किससे बनी, तो माउथ से, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्या एनएस, ये सारे ऑर्गन है। तो बच्चों हम वन साइड से फूड इंटर करते हैं और क्या अदर साइड से क्या हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो बच्चों अब यहाँ से बच्चों ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। अब एक बात और बच्चों ध्यान में देना कि जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और उसका कार्य क्या होता है, बस फूड का डाइजेशन। लेकिन बच्चों फूड का डाइजेशन करने के लिए हमारे कुछ अदर ऑर्गन भी क्या हेल्प करते हैं, जिसको हम बच्चों ग्लैंड्स कहते हैं, जिसको हम सहायक ग्रंथियां, क्योंकि वो सहायता करते हैं तो हम उसको बोलेंगे बच्चों सहायक ग्रंथियां। तो बच्चों सबसे पहले हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद बच्चों देखो माउथ में पैरोटिड ग्लैंड है, अर्थात हम सलाइवरी ग्लैंड में आती है बच्चों, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एंड क्या पैरोटिड ग्लैंड ये आती हैं। फिर उसके बाद बच्चों ये हमारी क्या स्टमक में आती है, स्टमक में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, हमारा जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, हमारा लीवर। उसके बाद पैंक्रियाज, फिर उसके बाद बच्चों हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, सारी चीज़ को बच्चों हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे हमारा दो प्रकार से बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो प्रकार, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमारी डिफिनेशन होती है बच्चों, वो क्या होता है, बना होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बना होता है बच्चे एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड्स। तो ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है बच्चे हमारा क्या, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ग्लैंड्स। तो बच्चों जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बना होता है बच्चे एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स। तो बच्चों आपके सारी चीज पता हुई, ये हमारी क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाती है बच्चों। उसके बाद क्या इसके साथ में जो ग्लैंड्स जुड़ी हैं उसको क्या कहेंगे, एसेसरी ग्लैंड। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या होती है हमारी लीवर होती है, यहाँ पर पैंक्रियाज है, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगी। ये सारे बच्चों क्या हो जाती है हमारी क्या ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। तो बच्चों जो हमारा पाचन तंत्र बना होता है आहार नाल और क्या हमारे सहायक ग्रंथियों से। अब बच्चों हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी बॉडी में आवश्यकता क्यों है।
अब बात करते हैं बच्चों हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया कि आप कंप्लीट बॉडी किससे बनी है, सेल से। किससे बनी है, कोशिकाओं से। और कोशिकाओं में चलते बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर आपको जीवित रखना है तो वहां पर के मेटाबॉलिक रिएक्शन का चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिएक्शन बंद, तो भाई जाहिर सी बात है आपके अंदर अगर उस रिएक्शन में इम्बैलेंसिंग होगी, अगर आपकी बॉडी की सेल या ऑर्गन अगर वर्क करने में चेंजिंग करेंगे, तो वही दशा क्या होती है, आपके बच्चों बीमारी कहलाती है। जब ऑर्गन आपके अफेक्टेड होते हैं, आपके ऑर्गन अलग ढंग से कार्य करते हैं, तो उसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, बीमारी अर्थात का रोग की स्थिति कहते हैं। तो बच्चों अगर आपकी बॉडी में सभी क्या है, कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाएं क्या कर रही होंगी बच्चों, आपके जीवित रखने के लिए वहां पर कुछ रिएक्शन चल रही होंगी। तो बच्चों मैंने पहले बता दिया, मान चलो ये आपकी कोशिकाएं हैं बच्चों, ये आपकी कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाएं कर रही हैं बच्चों वर्क, अगर ये कोशिकाएं वर्क कर रही हैं तो जाहिर सी बात है इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों आप ही क्या, आप ध्यान दो अपने घर में ही, अगर आपके पिताजी कहीं पर काम करने जाते हैं तो उनको कुछ क्या मतलब पैसे मिलते हैं और उसी पैसे से उनका खर्चा चलता है। तो बच्चों उसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ें हैं बच्चों, अगर वो कहीं ना कहीं से कुछ वर्क कर रही हैं तो उनको फ्यूल के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए। अगर बच्चों उनको फ्यूल के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए, तो वैसे सेल भी है, तो बच्चे इसको फ्यूल के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए। इसको चाहिए होती है बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारी सेल होती है बच्चों, इनके रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। अब एक एनर्जी मिलती कहाँ से बच्चों, इनको चाहिए एनर्जी के लिए चाहिए इनको ग्लूकोज। क्या चाहिए बच्चों, ग्लूकोज। अब बच्चे इनको एनर्जी मिल गई क्या, ग्लूकोज। अब बच्चे इसके लिए इनको बहुत ही अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही जरूरी होता है बच्चों इसको बर्न करने की, एनर्जी बनाने के लिए। अब कंप्लीट एनर्जी नहीं बनेगी, इनको एनर्जी खुद से बनाना पड़ता है बच्चों। तो इनको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन। इसको बर्न करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन। अब बच्चे जब क्या इनको ऑक्सीजन मिल गई और क्या ग्लूकोज मिल गया, तो बच्चों अब इसको बर्न करके, इसको ऑक्सीडाइज करके ये बनाएंगे बच्चों एटीपी। क्या बनाएंगे, एटीपी, जो कि बच्चे रियल में एनर्जी नहीं होती भैया कि यहाँ से मतलब कि आग लगाए और गर्म हुआ और क्या इनको हीट मिलना शुरू हुई। नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी जो होती है बच्चों वो एटीपी के रूप में रहती है। और एटीपी के बीच में जो बच्चे हमारे फास्फेट बॉन्ड होते हैं, उनको जब तोड़ा जाता है तो हाई यील्ड एनर्जी होती है बच्चों। वहाँ पर बहुत, उस बॉन्ड को टूटने से बहुत मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और जिसको ये हमारी सेल एब्जॉर्ब करती है और अपनी रिएक्शन में इन्वॉल्व करती है। और बच्चे यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो बच्चे हमारे क्या CO2 बन जाता है और क्या H2O बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमको रिक्वायरमेंट थी क्या बच्चों, हमको एटीपी की। तो बच्चों अगर इसको एटीपी चाहिए तो उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज। अब बच्चों ये ग्लूकोज होता कहाँ है, अब इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट अब बढ़ती जाती है कि हमको हमारी बॉडी में किस किस सिस्टम की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज तो हमको मिलता है फूड से। बच्चों फूड, अब फूड को तो हमको इंटर करना पड़ेगा। तो बच्चे अगर फूड होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं और क्या बच्चे हमारे क्या प्रोटीन्स होते हैं और जो हमारे, तो जो हमको ये सारी चीज़ें क्या चाहिए बच्चों, हमको फूड से। और फूड में हमारे होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट, लिपिड्स। ठीक है बच्चों, अदर सब्सटेंस, मिनरल्स हमको वहाँ से मिलते हैं। तो बच्चों जो हम बात करते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व हमको वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि बच्चे अगर क्या कोई हम कार्बोहाइड्रेट जैसे पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कोलेकेशिया में, अर्थात अरबी में बच्चे आलू में पाया जाता है। तो क्या हम आलू से डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट हमको तो मिल नहीं सकता। तो बच्चों क्योंकि वो बहुत ही क्या लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में सप्लाई नहीं हो सकते, हमारे बॉडी में नहीं जा सकते। तो बच्चे जब हम उसको खाते हैं, चबाते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या बच्चों एंजाइम है। ये जो हमारे ग्लैंड है बच्चों, ये एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं और ये एंजाइम में क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है या जो प्रोटीन होता है, तो बच्चों उनके छोटे छोटे एक लकों में तोड़ देते हैं। और बच्चे हम बात करते हैं उनकी छोटी छोटी इकाइयों में जब तोड़ देती है, तो बच्चे जब एक ग्लूकोज बन गया तो बच्चों एक वहां से जब ग्लूकोज बन गया तो अब वो ब्लड कैपिलरीज में बच्चों ये जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बच्चे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको लास्ट में बताऊंगा तो वहां पर क्या होती है, विलाई। तो बच्चे यहाँ से एक क्या ऐसे फैली होती है। तो बच्चे एक फूड के जो बच्चे कार्बोहाइड्रेट जब पाचन हुआ, ग्लूकोज एमिनो एसिड, तो बच्चे ये सभी कहाँ पर आ गए, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऐसे आ गए। अब बच्चे मैं बता दूं यहाँ पर आपके यहीं पर आपके प्रेजेंट होते हैं क्या बच्चे,
आपकी ब्लड वेसल्स, इसी के अंदर क्या बच्चों आपकी ब्लड वेसल्स सप्लाई रहती हैं। तो बच्चों अब ये ग्लूकोज यहाँ से इस ब्लड वेसल्स में सप्लाई हो जाता है, ए एमिनो एसिड ब्लड वेसल्स में सप्लाई हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ही छोटे अणु होते हैं, तो बच्चों अब ये यहाँ से सप्लाई हो जाते हैं। अगर बच्चे आपने टिश्यू पढ़े हैं तो टिश्यू में मैं बता दूं बच्चों, वहाँ पर क्या होता है आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बच्चों, वहाँ से एब्जॉर्प्शन क्रिया, सिक्रीशन क्रिया आसानी से हो सकती है। तो बच्चे यहाँ पर उसी प्रकार के टिश्यू होते हैं, वैसे होते हैं जहाँ से बच्चे इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है और ये अवशोषित होकर के आपके ब्लड वेसल्स में जा सकते हैं। तो बच्चों अब बताओ, आपको ग्लूकोज लेना था तो आपने क्या बाहर से फूड को इंटर किया, फूड को इंटर किया, उसको डाइजेस्ट किया, आपने चबाया, उसके बाद अपने इंटेस्टाइन में डाला तो वहाँ पर डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद बच्चों उसको कहाँ पर डाल दिएगा, ब्लड में। अब बच्चे चला गया ब्लड में, अब इसका मतलब आपकी बॉडी में ब्लड वाला सिस्टम भी होना आवश्यक है। तो बच्चों अब आता है आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या होता है बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हृदय होता है और क्या आर्टरी, वेन और क्या कैपिलरी। हृदय, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज मिलकर के बच्चे आपके परिवहन तंत्र को बनाती हैं, जहां से बच्चे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वहां से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब बच्चों अगर वहां से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड में क्या गया हमारा फूड, जो हमारा क्या ग्लूकोज था कहाँ गया, ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा, उसको हमारे बॉडी के ईच सेल, हमारे बॉडी के प्रत्येक कोशिका के पास क्या पहुंचाएगा, ग्लूकोज। इतना ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या था आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बच्चों देखो यहाँ पर जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया, अब इसको कहाँ पर भेज दिया गया, आपके ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, अब बच्चे ब्लड के माध्यम से आपकी बॉडी के प्रत्येक कोशिका तक क्या पहुंचा दिया जाता है, आपके ग्लूकोज को। आप ध्यान दो बच्चों, यहीं से एक नए हमारे जो बच्चों एक नया सिस्टम बनने वाला है, वो भी यहीं पर आ रहा है। देखो बच्चों, जैसे क्या यहाँ पर ये हमारे बॉडी से हमारे प्रत्येक कोशिका के पास गया। अब कोशिका क्या है यार, इसको अकेले ग्लूकोज को यूज तो कर नहीं सकती, इसको यूज करने के लिए इसको किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन। और आपको पता है बच्चों, हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से बच्चों जो हम क्या श्वसन करते हैं, तो वहां से हमारी बॉडी में बहुत सारी गैसें जाती है, फिर वहां से हमारी जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, जो आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। अब बच्चे ये आपके लंग्स होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना बढ़िया, तुम्हें जल्दी में बना रहा हूँ बच्चों। तो अगर ये आपके लंग्स हैं तो बच्चों ये जो सांस होती है आपके अंदर जाती है, तो बच्चे यहाँ पर क्या होती है, एक एल्वियोलाई होती है। अब बच्चे एल्वियोलाई की भी सतह, जैसे इसकी सतह है वैसे इसकी भी सतह होती है। यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, इसके ऊपर क्या होती है, ब्लड वेसल्स। ठीक है बच्चों, इसके भी ऊपर जो आपकी एल्वियोलाई है, अगर बच्चों ये एल्वियोलाई है और इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है क्या बच्चों, आपकी ब्लड वेसल्स। क्या होती है, ब्लड वेसल्स। तो बच्चों जब आपने सांस ली, जो ऑक्सीजन आई यहाँ से, तो बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई हो जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई होती है। तो बच्चे आपके ब्लड में पहुंच गई क्या ऑक्सीजन, मतलब आपकी ऑक्सीजन को भी आपके प्रत्येक कोशिका तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चों, ब्लड। तो बच्चे इसका मतलब आपको ब्लड भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है आपकी बॉडी में, क्योंकि ब्लड अगर क्या ऑक्सीजन को सप्लाई न करे तो आपकी कोशिकाओं तक बच्चों ऑक्सीजन न पहुंच पाए, ग्लूकोज न पहुंच पाए, तो कोशिकाओं के पास अगर कुछ मिलेगा नहीं तो भाई वो क्या अपना वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक चीज है, आपको यहाँ पर मिल गया क्या, ग्लूकोज मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया। अब इसको बर्न किया गया, आपको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे इसके साथ में क्या बन गया, आपको वेस्ट प्रोडक्ट जो CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2। अब बच्चे जब CO2 बन गया तो अब उसको निकालना भी आवश्यक है, क्योंकि बच्चे अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी में रहेंगे या जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको क्या एब्नॉर्मलिटी का सामना करना पड़ेगा। और मैं बता दूं बच्चों, अगर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो बच्चों अगर ऑक्सीजन कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो बच्चों वहाँ पर क्या आपकी बॉडी की स्किन ब्लू पड़ने लगती है। तो कभी कभी बच्चों आपने सुना होगा कि एक सर्प होता है बच्चों, जिसको काटने से क्या होता है, आदमी का बॉडी ब्लू पड़ जाता है। कहते हैं कि उसका बॉडी एकदम नीला पड़ गया। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो वो सर्प काटता है, जो उसका जहर होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। वो जो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है बच्चों, वो जाता है आपके ब्लड के थ्रू बच्चे, ये यहाँ पर जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम की जो क्या बच्चे फ्रेनिक नर्व होते हैं उसको पैरालाइज कर देता है। अगर बच्चों फ्रेनिक नर्व अगर पैरालाइज हो गई तो बच्चों जाहिर सी बात आपको समझ गया, क्योंकि नर्व के माध्यम से ही हमारे ऑर्गन तक क्या बच्चों संवेदन पहुंचता है, उसके थ्रू क्या वर्क करवाया जाता है। अगर वो फ्रेनिक नर्व वहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों हमारे क्या पैरालाइज, तो वो वर्क नहीं करते। जो हमारा डायफ्राम हमारे रिस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, तो बच्चे जो क्या वो अप डाउन कर रहा था, वो वर्क नहीं करेगा। जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं बच्चों, और जो हमारे एब्डोमिनल मसल साथ में जो हमारे क्या है डायफ्राम मसल है, फ्रेनिक
नर्व जो है वो वर्क नहीं करवाएगी तो बच्चों वहाँ पर हमारे मसल्स वर्क नहीं करेंगे। अगर वर्क नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम सांस ले नहीं पाएंगे। अगर बच्चों हम सांस ले नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं सकते, तो आपकी बॉडी में तो ए वाली रिएक्शन चल ही रही है, ए रिएक्शन चल रही है, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि बच्चे अगर क्या ग्लूकोज ऑक्सीजन जितना आपकी बॉडी में पहुंच गया तो उसको तो ब्रेकिंग होती रहेगी। अगर होती रहेगी तो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है बच्चों, तो एक टूट जा रहा है किसमें, CO2 और H2O में। तो बच्चों इसी प्रकार से आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ब्लू पड़ जाता है। तो बच्चे इसके लिए आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिमूव करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसी को रिमूव करने के लिए बच्चों जैसे ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर जाती है, वैसे बच्चों यहीं से जो CO2 होती है ब्लड में आई है, जो CO2 बच्चे ब्लड में आई है, इस CO2 की यहाँ से यहाँ पर डाल दिया जाता है। अब बच्चे जब CO2 यहाँ से एल्वियोल आएंगे तो एल्वियोल आएगी तो बच्चे फिर से क्या आती है, यहाँ से क्या नाक के द्वारा फिर बाहर निकाल दी जाती है। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं बच्चों सांस लेते वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक बात और बता दें बच्चे, कभी आप गौर करो तो शायद आपको मालूम होगा कि सभी लोग कहते हैं बच्चों हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों वहाँ पर अगर आप क्या एक क्वेश्चन बनाए तो बच्चों पढ़ाई का मतलब होता है क्या, क्वेश्चन जितना होगा बच्चों उतना ज़्यादा आपकी क्या नॉलेज बढ़ेगी। तो बच्चे जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा क्या आपको नॉलेज होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों पूरे कमेंट सेक्शन में एकदम भर दो क्वेश्चन से, जितने क्वेश्चन आप दोगे सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा। मैंने स्टार्ट किया है फिजियोलॉजी, आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछिए, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। तो बच्चों वहाँ से आप एक क्वेश्चन बना सकते थे, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कहाँ से, क्या हमारी बॉडी में कोई कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है क्या जो वहाँ से मतलब निकालता रहता है। तो बच्चे अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बनता तब आपको जरूर पता करना पड़ता कि भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ से। अगर बनती है तो बच्चों हमारी सेल में, और सेल में देखो क्या इसका ब्रेकिंग हुआ तो बनी क्या हमारी CO2, और CO2 हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है इसलिए इसको निकालना आवश्यक है। तो बच्चे हमारे बॉडी में श्वसन तंत्र का भी बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद बच्चों ये जो H2O है, अब H2O को तो बच्चे हम क्या नाक के थ्रू निकाल नहीं सकते। तो बच्चे जो हमारी बॉडी में जो जल बनता है या जो बच्चे हम पानी पीते हैं उसके जो जल के अणु होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बच्चों हमारी बॉडी के जो यूज होता है तो यूज हो गया, जो नहीं यूज होता है बच्चों उसको हमारे यूरिन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। अगर बच्चे हमारे यूरिन के माध्यम से निकाल दिया जाता है तो जाहिर सी बात है हम बच्चों यूरिन जो निकालता होता है तो बच्चों वहाँ पर हमारी किडनी वर्क करती है। जो किडनी क्या करती है हमारे बॉडी के फ्लूइड को आयनिक बैलेंस को बनाती है। तो बच्चे जब क्या वहाँ से अगर क्या हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों हम उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत वर्क करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम का चलते फिरते हैं तो हमारी बॉडी में क्या बच्चा हम हमारी पोजीशन एकदम मेंटेन है, और हमारी बॉडी है, हमारे हाथ में कंकाल है बच्चों, आपकी हड्डियां हैं, उसके बाद मसल्स हैं। तो बच्चे ये आपका आ जाता है लोकोमोशन में आ जाता है बच्चों, जो आपके लोकोमोशन में हेल्प करता है, अर्थात कि आपका स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम हो जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चे आपकी बॉडी को पूर्ण कंप्लीटली रेगुलेट करने वाला जो आपका माइंड है उसको हम बोलते हैं बच्चे नर्वस सिस्टम, और हमारी बॉडी के कुछ आर्गन को जो कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में मैसेंजर का कार्य करते हैं बच्चों हार्मोन्स, उसको हम पढ़ेंगे बच्चों आपके जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स है, हार्मोन्स का जो मैसेंजर कार्य करते हैं बच्चों किसी वर्क को करवाने के लिए हम उसको पढ़ते हैं बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम में, अंतःस्रावी तंत्र में। इस प्रकार से बच्चों आपका पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। बहुत सारे अब बच्चे कुछ सिस्टम जैसे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम तुरंत में कवर करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हमारा का पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने ब्रीफ व्यू ले लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर इसको बता दिया है आपको बच्चों। अब देखो अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होना क्यों आवश्यक है तो मैंने ये बताया क्योंकि बच्चों हमको क्या चाहिए ग्लूकोज, क्या चाहिए हमको न्यूट्रिशन के लिए बच्चों हमका बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर बच्चों एक चीज ध्यान दो, अगर हमारी बॉडी को जीवित रखना है तो जाहिर सी बात है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है फूड, क्या चाहिए हमको फूड। तो बच्चे जो डाइजेशन का मेन रोल है तो वो क्या होता है बच्चे फूड की नेसेसरी है। अगर हमको फूड मिल रहा है तो बच्चा हम क्या जीवित रह पाएंगे, कि नहीं मिल रहा तो नहीं रह पाएंगे। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है तो बच्चों हमको फूड और क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ग्लैंड के इंटरेक्शन को पढ़ना है, कहाँ पर कौन सा फूड आता है, कैसे किसका डाइजेशन मिलता है, किस पदार्थ से कौन सा फूड मिलता है। जैसे बच्चों आप खाते होगे क्या चावल खाते होगे, रोटी खाते होगे, दाल खाते होगे, तो बच्चे इसमें से जो अलग अलग प्रकार की आप सब्जियां खाते होगे जैसे पालक, गोभी, टमाटर और क्या मिर्च, ये सारी चीज़ खाते हो। तो बच्चे किससे कौन सा पोषक पदार्थ आपको मिलता है, इन सारी चीज़ की चर्चा मैं करता रहूँगा। और बच्चे आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ को यहाँ पर सारे आर्गन को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बच्चों जाहिर सी बात है आपको ये बच्चों क्या आपके एनसीईआरटी का फिगर है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस फिगर को बढ़िया से बना लेना बच्चे, मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाया है। तो
इसको जरूर ड्रा करना। फिर उसके बाद बच्चों मैं यहाँ पर आपको कल मैं बात करूँगा बच्चे आपके माउथ और ओरल कैविटी के बारे में। तो बच्चे ओरल कैविटी में मैं पहले पढ़ाऊँगा आपको टीथ, आपके दांतों को बताऊँगा, ये दांत हमारे कैसे होते हैं, क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन होते हैं, बने कैसे होते हैं, कैसे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ की चर्चा